नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 5वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर जिस भाई का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये केस है इस प्यारे भाई के बचपन के प्यार और इनके आज के सुखी परिवार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भाई ऐसा बताते हैं कि आज के समय में ये एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद पर पुलिस के अंदर नियुक्त हैं। जब ये पहली कक्षा के अंदर पढ़ा करते थे तो उस समय ये बताते हैं कि इनके स्कूल के अंदर एक कन्या ने एडमिशन लिया और पहली कक्षा के अंदर उम्र ही क्या होती है, केवल 5 वर्ष की इनकी आयु थी। लेकिन ये बताते हैं कि जैसे इन्होंने उस कन्या को उस दिन अपनी क्लास में एंटर करके अपनी ओर बढ़ता हुआ देखा तो उसके प्रति एक चुंबकीय आकर्षण सा इनको फील हुआ। भाई बताते हैं कि उस उम्र में इनको प्यार क्या होता है इसका कोई ज्ञान नहीं था। ये भी दूसरे बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा मासूम थे, लेकिन ये जो खिंचाव है हमेशा इनके मन में उस कन्या के प्रति रहा। ये भाई बताते हैं कि पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते रहे। जो इनिशियल स्कूल था शायद वो 10वीं कक्षा तक ही था। तो ये बताते हैं कि इस पूरे समय इन 10 सालों में ये एक तरफा प्यार को अपने मन के अंदर महसूस करते रहे, खिंचाव महसूस करते रहे, लेकिन इन्होंने अपने मन की बात कभी भी उस कन्या से नहीं कही। लेकिन दोस्तों, जब 10वीं के बोर्ड के पेपर हो गए तो इनके मन के अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ कि इसके बाद न जाने वो कौन से स्कूल के अंदर जाकर के एडमिशन ले लेगी, पता नहीं इसका चेहरा दोबारा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जिस दिन इनका आखिरी बोर्ड का एग्ज़ाम था, आखिरी पेपर था, उस दिन ये भाई बताते हैं कि इन्होंने अपने प्रेम का इजहार उस कन्या से कर दिया। अब दोस्तों, जैसे ही इन्होंने अपने प्रेम का इजहार उस कन्या से किया तो ये बताते हैं कि वो बिना कुछ कहे इन्होंने प्रेम का इजहार किया। उसने अपना मुंह झुकाया और फिर बिना इनकी तरफ देखे वो पलट गई और फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली गई। दोस्तों, ये बताते हैं कि उस दिन जब शाम को देखिए आखिरी बोर्ड का पेपर था, तो ये बताते हैं कि मैं दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने निकल गया था, क्योंकि दोस्तों के साथ भी यही था कि पता नहीं अब दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कौन किस स्कूल में जाएगा क्या पता लगता है, किसके साथ रहेगा किसके साथ नहीं रहेगा। लेकिन ये बताते हैं कि उस दिन जब शाम को ये अपने घर पहुँचे तो वो जो शाम है इनको आज भी नहीं भूलती। दोस्तों, शायद आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कुछ उनकी तरफ से प्रेम का इजहार हो गया होगा या कुछ पॉजिटिव हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब शाम को ये अपने घर में पहुँचे तो ये बताते हैं कि इनके पिताजी अपने हाथ में बैट लेकर के इनके स्वागत करने का मतलब वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा लड़का महानुभव आखिरी बोर्ड का पेपर दे करके घर आए और मैं उसकी सुताई करूं। जी हाँ दोस्तों, जो कन्या है उसने अपने मामा जी को ये बात बता दी थी कि इन्होंने इस प्रकार से प्रेम का इजहार किया है और उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। कन्या इन्हीं के गांव की रहने वाली थी, लेकिन वे इनके गांव के अंदर अपने मामा जी के घर रहा करती थी। उस कन्या का अपना परिवार किसी कोई बहुत दूर गांव का था और शायद कुछ ऐसा था कि जहां इन लोगों का गांव था उसके आसपास स्कूल अच्छे थे, तो पढ़ाई करने के लिए वो अपने मामा के घर रहा करती थी। अब उस कन्या के मामा और इनके पिताजी बहुत अच्छे मित्र थे, तो कन्या ने घर जाकर के रो रो कर अपने मामा को ये बात बताई। मामा ने आकर के इनके पिताजी को ये बात बताई और उसके बाद ये जब घर पहुंचे तो इनके पिताजी लगभग 1.5 से 2 घंटे से अपने जो गुस्से है उसके अंदर तमतमाए इनका वेट कर रहे थे। तो जैसे ये बताते हैं कि मैं घर पहुंचा तो एग्ज़ाम पेपर देने के लिए वो फट्टा लेकर के जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड लेकर के जाते हैं। ये बताते हैं कि पिताजी ने वो फट्टा हाथ से छीना और इनका जो बैग है उसको कहा कि अभी इसको उतार। ये बताते हैं कि मैंने अभी वो बैग उतारा भी नहीं था कि इतने में ही 3-4 डंडे इनकी टांगों पर पड़ गए। तो ये बताते हैं कि उस दिन जम करके इनकी पिटाई हुई और आज भी उस दिन जब इन्होंने कन्या से अपने प्रेम का इजहार किया ना, उसके बाद जो पिताजी ने घर पे इनसे प्रेम का इजहार किया उसके जो निशान हैं
जो लव बाइट्स हैं आज भी भाई बताते हैं कि अपने शरीर पे ये लेकर के घूम रहे हैं। जगह जगह उस दिन जो पिताजी से जो मार पड़ी उसके निशान आज भी इनके शरीर के ऊपर हैं। तो भाई बताते हैं कि वो दिन ना भुलाए नहीं भूलता। तो बहरहाल तो ये बताते हैं कि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। अब इतने सालों का प्रेम था मेरे मन में, बताओ मैंने बताया तो मतलब ऐसा वो मेरे सर पे आकर के गिरा। लेकिन दोस्तों ये बताते हैं कि कहानी में कुछ ट्विस्ट आ गया थोड़े समय के बाद। ये बताते हैं कि वो जो कन्या है इनसे गांव में मिली मिली और उन्होंने इनसे बात भी करी। अब इन्होंने उनसे कहा कि भैया जब तुमने मेरी इतनी बुरी तरह मार मुझे पड़वा दी है ना, चोटों के निशान इनके शरीर पे थे, दर्द में भी थे ये, क्योंकि जो चोटें थी वो जल्दी ठीक होने वाली चोटें नहीं थी, थोड़ी ज़्यादा मार पड़ी थी। तो कितने सारे नील पता नहीं भाई जी लेके घूम रहे थे। तो इन्होंने कुछ नील दिखाए और बताया कि देखो ये तुम्हारे ही प्रेम का की सौगात है जो मुझे मिली है ना, तो अब तुम मुझसे क्यों बात करना चाहती हो। तो ये बताते हैं कि कन्या ने इनको कहा कि जिस समय तुमने ये बात मुझसे कही उस समय हमारी क्लास की और भी लड़कियां वहां मौजूद थी। क्या तुम्हें इस बात की अकल नहीं है कि अगर ऐसी कोई बात करनी चाहिए तो कम से कम तुम्हें मुझे अकेले में ये बात बोलनी चाहिए थी। अब ये बताते हैं कि उस कन्या के मित्र ने वो बातें सुन ली थी, जिसकी वजह से अब उस कन्या को डर लग गया था कि अगर उन्होंने इनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया या अपने मन की बात भी इनको बता दी तो उस लड़की की बदनामी हो जाएगी। तो वो कन्या बताती है, कन्या ने इनको बताया कि अपनी बदनामी से बचने के लिए मुझे मजबूरन तुम्हारी जो शिकायत है अपने मामा जी से लगानी पड़ी। अगर तुमने मुझसे अकेले में बात की होती तो मैं भी तुम्हें बता देती कि मैंने भी जिस दिन पहले दिन तुम्हें देखा था उस दिन से एक अजीब सा आकर्षण मुझे तुम्हारे प्रति फील होता था, महसूस होता था, और हमेशा से मेरे मन में भी यही बात कौंधती रही कि भाई कब वो दिन आएगा जब मैं अपने मन की बात तुम्हें बताऊंगी। वो कन्या ने इनको बताया कि वो भी इनसे बात करना चाहती थी उस दिन, लेकिन इससे पहले कि उस कन्या को मौका मिलता, कहीं ये अकेले मिलते, इन्होंने जाकर के वो बात उनसे कह दी। तो दोस्तों ये जो गहराई प्रेम की थी ये दोनों एक दूसरे के साथ महसूस कर रहे थे। अभी हुआ कुछ ऐसा कि 10वीं के बाद इनके स्कूल्स अलग हो गए, आगे चल कर के इनके कॉलेजेस भी अलग हो गए, लेकिन जब तक ये दोनों कॉलेज के अंदर रहे ये बताते हैं कि हम दोनों की अगले 4-5 सालों तक, मतलब 10वीं के बाद अगले 4-5 सालों तक हमारी फ़ोन पर बात होती रही। और मतलब कुछ ऐसा था कि वो जो कन्या है ये जब उनसे गांव में इनसे मिली थी, कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर उनका जो एडमिशन है, जैसे 10वीं का फिर रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद उसका एडमिशन कहीं दूर हो गया था, तो उसके बाद ये दोनों मिले नहीं, लेकिन अगले 4-5 सालों तक ये दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते रहे। आगे चल करके दोस्तों ये भाई ऐसा बताते हैं कि सन 2009 के अंदर वो जो कन्या है उसका किसी और से विवाह हो गया। दोस्तों सन 2007 या 8 तक ये भाई बताते हैं कि ये लोग एक दूसरे से बात किया करते थे और इन्होंने कन्या से कहना शुरू कर दिया था कि हम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन वो जो कन्या है उसने इनको ये कहा कि मैं करना तो बहुत ज़्यादा चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा विवाह हो पाएगा। कुछ इनका जाति में भी एक दूसरे के साथ भेद था और शायद कुछ इनके समाज का ऐसा भी नियम था कि अगर एक ही गांव के हैं तो एक ही गांव के अंदर विवाह नहीं होता। अब ये भाई कहते हैं कि मैं उसको बहुत समझाता था कि भाई तुम मेरी गांव की थोड़ी हो, तुम्हारे मामा हैं मेरे गांव के, तो उस रीति तो हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन ये बताते हैं कि जो कन्या है उसको उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो अपने मामा को बोल ही नहीं पाई, घर में ये बात कर ही नहीं पाई। सन 2009 के अंदर उस कन्या ने किसी और से विवाह कर लिया। देखिए दोस्तों इतना गहरा प्रेम, इतनी जो गहरा प्रेम, मतलब गहरा प्रेम वो जो अंदर भावनाओं से हो रहा है, जो मन के अंदर है और दोनों के मन में है, वो पहली कक्षा से ही है, तो कुछ ना कुछ तो गहरा संबंध दोनों का रहा होगा ना पूर्व का, तभी तो ऐसा फील कर रहे थे। तो बहरहाल लेकिन फिर भी लड़की हिम्मत नहीं कर पाई और कुछ इनका ऐसा भी था कि शायद
इन्होंने बात करी थी अपने घर के अंदर, लेकिन बात को दबा दिया गया था। लेकिन ये बताते हैं कि भाई कोशिश अकेले मेरे तरफ से होने से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था ना। वो कन्या तो बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रही थी, वो बात तक नहीं करी उसने अपने घर के अंदर। और ये बताते हैं 2009 में उस कन्या का विवाह हो गया। अब ये बताते हैं कि जब 2009 में उसका विवाह हो गया तो भी मैंने भी उसको चैप्टर क्लोज समझा, क्योंकि वैसे भी पिछले 5 सालों से हम कौन सा मिल रहे थे, हम केवल फ़ोन पर ही तो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो ये बताते हैं कि मैंने एक संतोष को अपने अंदर महसूस किया कि चलो शायद यहीं तक साथ था। और 2010 के अंदर ये भाई बताते हैं कि मैंने भी कहीं और विवाह कर लिया। तो दोस्तों 2010 के अंदर जब इन्होंने विवाह कर लिया तो पूरी तरह से ये जो कन्या है, जो उनका चैप्टर है, इनकी लाइफ से डिलीट हो गया था। ये बताते हैं कि इन्होंने अपना पूरा कमिटमेंट अपनी धर्मपत्नी को दिया। ये भी बताते हैं कि जैसे इनका विवाह हुआ, इन्होंने ये सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बता दी कि ऐसे ऐसे एक कन्या थी जिसको मैं पसंद करता था, हम कभी मिल ही नहीं पाए एक दूसरे से, कभी हम घूमे फिरे नहीं हैं, लेकिन हम पिछले 5 सालों से एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बातें किया करते थे। उस कन्या का कहीं विवाह हो गया है और अब मेरा विवाह आपके साथ हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं धोखे में रखूं। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं, नहीं तो मैं अपनी तरफ से ईमानदारी रखना चाहता हूं इस रिश्ते के अंदर। तो दोस्तों ये बताते हैं कि इनकी वाइफ ने कहा कि भैया मेरा तो ऐसा कुछ नहीं रहा है, लेकिन जितनी गहराई तुम बता रहे हो, इतनी गहराई हो जाने के बाद क्या तुम मुझे कभी प्रेम कर पाओगे? क्या तुम सचमुच में वो कमिटमेंट मुझे दे पाओगे? तो ये बताते हैं कि पूरे मन से पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर वो शक्ति आ गई और मैंने कहा, इनका मतलब कुछ ऐसा भावना नहीं जुड़ी हुई थी, ये मूव ऑन कर चुके थे। तो इन्होंने कहा कि पूरे मन से, जैसे हमारा एक तो मंडप में विवाह होता है ना, लेकिन जब इनकी धर्म पत्नी ने इनसे वो कमिटमेंट मांगा तो उस समय भी जैसे इनको ऐसा लगा कि एक बार फिर से जैसे एक विवाह की जो सौगंध खाई जाती है फेरों के दौरान, जैसे इन्होंने एक और सौगंध खा ली और इन्होंने अपनी पत्नी को कमिटमेंट दिया कि आप निश्चिंत रहें, मेरी पूरी निष्ठा, मेरे पूरे प्रेम, मेरी श्वासों के ऊपर आपका अधिकार है, उस कन्या का अधिकार नहीं है, आप मेरे धर्म पत्नी हैं। और इनकी धर्म पत्नी ने यह भी पूछा कि अगर वो कन्या दोबारा से तुम्हारे जीवन के अंदर आ गई तो मैं क्या करूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वापस आई तो तुम इस वादा को भूल जाओगे? तो ये भाई ऐसा बताते हैं कि मैंने उनको आश्वासन दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अब जो ये जीवन है, मतलब वो आपके प्रति, हमारा ये दाम्पत्य जो जीवन है आपके प्रति समर्पित है। इसके अंदर अब कोई दूसरी जो महिला है, कोई दूसरी स्त्री है, कोई तीसरा व्यक्ति अब इसके अंदर नहीं आ सकता। आपको मेरा पूरा कमिटमेंट है। अब भाई बताते हैं कि इनका भरा पूरा परिवार है आज के समय में, बच्चे हैं। ये बताते हैं कि अपने परिवार के अंदर ये 5-6 भाई बहन हैं और सभी भाई बहनों की आपस में बहुत बनती है। सारे भाई बहन गृहस्थी हैं, सबका विवाह हो चुका है। भाई बताते हैं कि हमारे परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन ये भाई बताते हैं कि पिछले 3-4 सालों से स्पिरिचुअलिटी के प्रति इनका जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्पिरिचुअलिटी के प्रति इनका रुझान बढ़ा तो इन्होंने न्यूमरोलॉजी सीख ली। न्यूमरोलॉजी दोस्तों होती है नंबरों का ज्ञान, कि नंबरों के आधार पे आप कुछ कुछ गणनाएं करते हो, डेट ऑफ बर्थ और ये सब, टाइम ऑफ बर्थ, ये सब इवैल्यूएट करके कुछ चीज़ों की गणना की जाती है। तो भाई बताते हैं मैंने न्यूमरोलॉजी सीख ली। ये ऐसा भी बताते हैं कि मैंने ध्यान साधना करना शुरू कर दिया। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, एक पुलिस वाले होते हुए, ये भाई बताते हैं कि भाई जी आज तक मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। इसके साथ साथ ये भाई बताते हैं कि भाई जी मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि मेरे पद का किसी भी रूप के अंदर मैं ना तो दुरुपयोग करूँ, ना किसी और को दुरुपयोग करने दूँ। और मेरा प्रयास हमेशा यही होता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति की किसी प्रकार से अगर मदद की जा सकती है तो वो करना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और भाई को जब हम देख भी रहे थे दोस्तों, तो एक जो होता है ना कि पुलिस वालों का ना एक वाइब होता है, थोड़ा एक उनसे थोड़ा डर लगता है, एक वो आता है क्योंकि एनफोर्समेंट एजेंसी के पार्ट होते हैं ना वो। लेकिन जो भाई है, भाई का चेहरा एकदम शांत चित्त, उनके जो उनका जो आभा मंडल है उससे हमें भी कुछ कुछ शांति महसूस हो रही थी। तो हमें एक बड़ी ही पुण्य आत्मा ये जो भाई है महसूस हो रहे थे। तो भाई बताते हैं कि पिछले 4 वर्षों से मैं साधना कर रहा हूँ और इस वर्ष ये बताते हैं कि इनके जीवन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनके मन के अंदर एक कौतूहल आ गया है, क्यूरोसिटी आ गई है। और भाई ने तो हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए अप्रोच किया था,
लेकिन दोस्तों इन भाई का काउंसलिंग करने के बाद हमें नहीं लगा था कि इनका पीएलआर करना चाहिए। तो अब पीएलआर क्यों कराना चाहते थे उसके आगे का थोड़ा सा और पोर्शन जो है अब आपको बताते हैं क्या केस था। दोस्तों ये भाई ऐसा बताते हैं कि इस वर्ष जनवरी 2023 के अंदर इन्होंने एक जगह पे पिकेटिंग लगाई हुई थी। पिकेटिंग होता है, पुलिस वाले वो जो है बैरिकेडिंग लगा देते हैं, और वहाँ पर इनकी टीम खड़ी हुई थी और वहाँ पर ये लोग जो है चालान काट रहे थे। किसने सीट बेल्ट नहीं लगाई, किसने ओवर स्पीडिंग करी, कौन सिग्नल जंप करके आ रहा है, ऐसे में होता है ना, ट्रैफिक पुलिस चालान करती है। तो ये बताते हैं कि ऐसे ही चालान कर रहे थे और ऐसे ही चालान करना था। तो एक लेडी जो है वो साड़ी के अंदर अपनी स्कूटी पे अचानक से इनके सामने आ गई, और जैसे ही इनके सामने आई इन्होंने हाथ दिया तो उनकी नज़रें इनसे मिली, और नज़रें मिलते ही दोनों ने एक दूसरे को आंखों से पहचान लिया। जी हाँ दोस्तों, 2010 में जिस कन्या का चैप्टर डिलीट हो गया था, ये भाई बताते हैं कि वो कन्या जनवरी 2023 के अंदर इनके जीवन के अंदर वापस आ गई। जी हाँ। अब दोस्तों ये बताते हैं कि हम लोग कुछ कुछ एक दूसरे से बात करते हैं फ़ोन पे, तो वहाँ पे मतलब इस बहाने से इन दोनों का मिलना हो गया। अब प्रेमी ना भी हों तो भी पुराने बचपन के दोस्त तो हैं ही, है ना, पूरा इन्होंने पढ़ाई करी है। तो ये बताते हैं कि हमने आपस में नंबर्स एक्सचेंज कर लिए, और फिर कुछ जब आपस में बात हुई तो इनको एक बात पता चली। भाई बताते हैं कि वो जो कन्या है उनके आज तक बच्चे नहीं हुए, और इनके अपने 2 बच्चे हैं। तो ये बताते हैं कि उन्होंने ऐसा बताया कि वो बहुत समय से जो है परेशान चल रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ टेस्ट करा करके देखे, उनके हस्बैंड के टेस्ट करा करके देखे, तो कुछ मतलब ऐसा है कि भाई वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बताते हैं कि इन्होंने कुछ न्यूमरोलॉजी का जो भी इनको ज्ञान था, न्यूमरोलॉजी के ज्ञान के अनुसार इन्होंने उस चीज़ को जो है मतलब इवैल्यूएट किया, और वो जो कन्या है उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये सब इवैल्यूएट किया। तो ये बताते हैं कि जो मेरे पास गणनाएं आई उसके अनुसार मुझे ये समझ में आ गया कि इस कन्या का जो पति है, क्योंकि पति की भी डिटेल्स ली इन्होंने, वो जो पति है, जो ये कन्या और उस जो इनके पति हैं उनका आपस में मेल जो है उससे इनको संतान प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब उस कन्या के जो पति हैं वो किसी भी बच्चे के जो है पेरेंट्स नहीं बन सकते। अब ये बताते हैं कि वो जो कन्या है पहले ही पिछले 10 सालों से 10-12 सालों से परेशान चल रही है इस चीज़ को लेकर के। अब इन्होंने ये खबर उनको बता दी कि भैया ऐसा ऐसा है, मेरे तो हिसाब से ये आ रहा है, तो वो तो नहीं हो सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा आगे फिर ये बताते हैं कि वो जो कन्या है थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। अब वो थोड़ी एग्रेसिव हो गई अपने अप्रोच के अंदर कंसीव करने को लेकर के। तो ये बताते हैं कि कन्या ने आईवीएफ के को थोड़ा कुछ इंक्वायर करना स्टार्ट किया कि भाई मैं आईवीएफ करा करके देखती हूँ। आईवीएफ होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि वैसे तो सब लोग मैच्योर्ड लोग ही हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं। उसमें आर्टिफिशियली जो है जो गर्भ है उसको धारण कराया जाता है एक महिला को। तो उसमें क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं उनके स्पेसिमेन लेते हैं और कन्या के लेकर के, और फिर जो महिला होती है उनको गर्भ धारण करा दिया जाता है। तो ये बताते हैं कि वो जो है आईवीएफ कराना चाहती थी। अब कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी परेशानियां इनको कुछ ज़्यादा ही बताने लग गई। अब वो कन्या अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं हुए, तो उसको अपने ससुराल के अंदर कुछ ताने वगैरह पड़ते होंगे। तो ऐसा कुछ लेकर के परेशान थी। और ये जो भाई हैं ये अपने जो इनका जो दाम्पत्य जीवन है, परिवार है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं। पत्नी बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारा परिवार अच्छा है, तो ये बिल्कुल एकदम रिलैक्स। पर ये बताते हैं कि उस कन्या ने मुझसे आकर के बातचीत करना शुरू करा है, और उसकी तरफ से मतलब कुछ कुछ जो है ना परेशानियां मेरी तरफ आने लगी। तो जब उसकी तरफ से परेशानियां मेरे तरफ आने लगी तो ये बताते हैं कि आईवीएफ आईवीएफ वो बहुत ज़्यादा कर रही थी, लेकिन उसके पास आईवीएफ कराने का पैसा नहीं था। और आईवीएफ भी क्या होता है, कुछ उसके अंदर आई थिंक कई अटेम्प्ट्स करने होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये भाई बताते हैं कि भैया मैंने जो मेरी मित्र है उसको लगभग 3 लाख रुपए दिए। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख रुपए दिए। ये बताते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज़ मुझे ड्राइव कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि मुझे मदद की आवश्यकता है, तो मेरे पास पैसा था, उसने बताया कि मुझे लगभग इतने पैसे की ज़रूरत है और हो जाएगा। तो ये बताते हैं कि मैंने उनको 3 लाख रुपए दे दिए। अभी वो 3 लाख रुपए उस कन्या ने पूरे कंज्यूम नहीं किए हैं, लेकिन ये बताते हैं कि कई बार उनके आईवीएफ के अटेम्प्ट्स, मतलब उनके जो पति के स्पेसिमेन हैं उसका इस्तेमाल करके और
वाइफ के जो स्पेसिमेन है उसका इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल गर्भ धारण कराने की कोशिश की गई, लेकिन ये ऐसा बताते हैं कि 2, 3 या 4 बार कुछ ऐसा हो चुका है कि वो अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं और उसकी वजह से वो लड़की अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों अब भाई बोल रहे थे कि मैं कौतूहल में हूं कि अब मैं क्या करूं, मैं कौतूहल में हूं, मैं क्या करूं, यानी कि मैं क्यूरियस हूं। दोस्तों यहीं पर हमने इस भाई को रोक दिया। इससे पहले कि भाई ये बात बोलते, हमने भाई से प्रश्न किया। हमने कहा भाई एक बात बताओ, क्या आप ये सोच रहे हो कि ये जो कन्या है इसके पति का जो अंश होता है उससे वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसके अंदर आप एज अ पुरुष को कंट्रीब्यूट कर दें? क्योंकि न्यूमरोलॉजी की गणना आपके माइंड में चल रही है कि उसका पति पिता नहीं बन सकता, तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियली ही, मतलब कुछ ऐसा गलत उस अनुसार नहीं, उस चीज पे बहुत क्लियर थे भाई, लेकिन आईवीएफ के माध्यम से क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका स्पेसिमेन लेकर के वो कन्या गर्भ धारण कर ले? तो भाई वीडियो कॉल पे थे, भाई ने थोड़ा ऐसे देखा, सोचा, मुंह लटकाया कि मैं कैसे बोलूं, और फिर भाई ने बोला कि हाँ भाई जी मैं यही सोच रहा हूँ, क्या मुझे कर लेना चाहिए? दोस्तों जैसे ही भाई ने बोला वैसे ही थोड़ा हम फट पड़े और हमने भाई को बोला कि भाई जी पूरे जीवन, पूरी जिंदगी के अंदर आज के समय पर अगर सबसे बड़ी मूर्खता का कार्य अगर आप कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि आप अपना स्पेसिमेन जो है वो डोनेट कर दें, जिससे कि वो कन्या अपना गर्भ धारण कर ले। आईवीएफ की मदद से आपका बच्चा उस कन्या के गर्भ के अंदर चला जाए। हमने कहा जीवन सबसे बड़ी मूर्खता आप करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो भाई ने कहा कि भाई जी क्या हो गया, अचानक से आपने रौद्र रूप क्यों ले लिया है? तो हमने कहा कि प्यारे भाई ये इसलिए ले लिया है क्योंकि आपके जीवन में इस कन्या से आपका बचपन में जो संबंध रहा वो रहा, लेकिन आपका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद आपने अपनी धर्म पत्नी को एक कमिटमेंट दिया था और वो ये कमिटमेंट था कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा इस रिलेशन में नहीं आ सकता। दोस्तों इस पे भाई का पॉइंट ये था कि भाई जी कोई तीसरा आ थोड़ी रहा है, और मैं कौन सा मतलब उस प्रकार से या मतलब कोई मतलब गलत रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये तो बस एक स्पेसिमेन है, उससे उसका गर्भ धारण हो जाएगा। तो हमने कहा कि देखिए भाई जी यहां पर आपके मन में क्या बात चल रही है, आपके मन में बात चल रही है, एक जो भावना की बात होती है, कहानी चल रही होती है, तो आपके मन में बात चल रही है कि भैया मैं हमेशा से, हम दोनों एक दूसरे के साथ होना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल रचा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए। तो मैं उसके साथ नहीं रह पाया तो क्या हुआ, लेकिन मेरा अंश तो उसके साथ रह पाएगा, मेरा पुत्र तो उस कन्या के पास हो पाएगा। तो हमने भाई को बोला कि भैया सबसे बड़ी मूर्खता की बात है, क्योंकि अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपका एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और आप उस कन्या के प्रति, उसके परिवार के अंदर आप हुक हो जाएंगे, यानी उसमें अटक जाएंगे, बुद्धि वहां पे आपकी अटक जाएगी। अब दोस्तों देखिए एक बात ना, हमने कई विवाहित जोड़ों का ये देखा है, प्रॉब्लम देखा है, कुछ बहनें हैं है ना, जो हमने कुछ और भी ऐसे केसेस किए हैं जिसके अंदर वो ऐसा कहते हैं कि भाई हम अपने जो हमारे एक्स थे, मतलब ऐसा हमने कोई और एक केस भी किया, वो भी हम शेयर करेंगे कभी, कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था पर अब जो है हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बात ही करते हैं, तो मेरे पति को इससे समस्या क्या है? देखिए बात ही करते हैं का मतलब यह है आप इमोशनली एंगेज्ड हैं। हम सबको इस बात को अच्छे से समझने की आवश्यकता है दोस्तों, कि जो रिश्ता है वो कोई भी रिश्ता हो, वो फिजिकली बाद में होता है, पहले वो इमोशनली होता है। जो भी कुछ होता है घटित, वो पहले हमारे अंतर मन में होता है, पहले हमारी बुद्धि के अंदर होता है, उसके बाद हम आगे फिजिकली एक दूसरे के साथ एंगेज होने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये स्टेप लेने का मतलब है कि आप इमोशनली उस कन्या के साथ एंगेज हो जाएंगे, जो कि अभी आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमने भाई को ये भी बोला कि भाई ये जो 3 लाख रुपए आपने दिए उसको, ये 3 लाख रुपए भी आपने बहुत गलत किया, आपका क्या मतलब है? इन्होंने बोला कि नहीं वो मेरा मदद करने का नेचर है, उसने बोला,
और मैंने मदद कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अगर मदद करनी है ना तो किसी ऐसे व्यक्ति की कर दो जिसको आप नहीं जानते हो। अगर इतना ही आपका मदद करने का आपके अंदर से जो है वो भावना जो है जो आ रही है कि मैं अच्छा दानी बन जाऊं, लेकिन ऐसे रिश्ते के अंदर जहां पर पहले आपका रिश्ते का एस्टैब्लिशमेंट ये है कि शायद आप दोनों ने शादी करनी थी और अब आप ये मदद कर रहे हैं, देखें अगर ये बात तक अगर परिवार के अंदर चली जाए तो कितना परिवार को तहस नहस कर देगी। और परिवार को तहस नहस ना भी करे, अरे आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा पतिव्रता स्त्री होंगी, वो समझ लेंगी आपकी बात को, लेकिन क्या बोलते हैं कि जो एक बार वो दिल टूट जाता है ना, दिल टूट जाता है ना। क्या बोलते हैं, हरिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये जो प्रेम का धागा है ना, हमने बोला कि इस कन्या से ये टूट गया था भाई, इससे टूटे रहने देना था, ठीक है, उसमें खामखा आपने दोबारा से गांठ बांध ली है, इसको फिर से तोड़ दो। और जो आपकी धर्म पत्नी के साथ जो आपके प्रेम का धागा है, अपनी संतान के साथ जो आपका प्रेम का धागा है जो इंटैक्ट है, ऐसा कुछ मत करो जिससे कि वो टूट जाए और फिर उसको जोड़ने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़े। दोस्तों देखिए, हमारे जो काउंसलिंग का जो पूरा हमारा जो डिस्कशन था, डिस्कशन तो काफ़ी लंबा हुआ था, तो लेकिन जो हमारा पूरा जो डिस्कशन था दोस्तों वो इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व किया कि देखिए जो पास्ट है वो पास्ट है। हम सब लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, जो भी हम स्ट्रेस लेते हैं या जो भी हम जीते हैं, हम सब लोग ना अपने पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जीते हैं और अपने माइंड में हम बार बार नए नए तरीके से पास्ट को बदलने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता था, काश ये हो जाता। दोस्तों जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस से नहीं आएगा, वो नहीं बदल सकता प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो बीत गया वो नहीं बदल सकता, इसलिए उसको बदलने का प्रयास आप बिल्कुल ना करें। और जो एक बार डिलीट कर दिया वो डिलीट कर दिया, उसको दोबारा अपनी लाइफ के अंदर ऐड करने का प्रयास न करें। हमने इन भाई को यही राय दी। अब दोस्तों भाई का थोड़ा ये भी पॉइंट था कि भाई क्या मैं अपना पूर्व जीवन देख लूँ, भाई ये जो कन्या है भाई इससे मेरी क्यों इतनी प्रेम की क्या भावना थी, तो क्या मुझे देख लेना चाहिए। अब दोस्तों हमने पहले ही बताया कि हमने भाई को स्ट्रिक्टली मना कर दिया और हम ये जानते हैं कि कमेंट्स के अंदर आप में से बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आने वाले हैं कि अरे भाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर देते ना, ये देख लेता उस कन्या से क्या रिश्ता था, अरे इतना गहरा प्रेम, इसको देख लेना चाहिए था। भाई ने भी यही बोला और हमने उसको बोला कि नहीं, नहीं देखोगे, इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि देखो जिस कन्या के प्रति आपको इतना खिंचाव फील हो रहा है तो पक्का आप अगर अपना पूर्व जीवन लोगे देखोगे तो वो पूर्व जीवन में भी आपकी कोई प्रेमी या प्रेमिका रही होगी या पति या आपकी पत्नी रही होगी, है ना कोई ऐसा गहरा संबंध ही तो होगा ना, प्रेम संबंध वाला, जो इस जीवन के अंदर भी वो प्रेम आपके मन में जो है कौंध रहा है ना, आपको वो खींच रहा है। लेकिन दोस्तों हर जीवन के अंदर हम एक नया पार्ट प्ले करते हैं, जो पुराना जीवन है वो चला गया। हाँ, ऐसा कोई केस होता कि आज आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा तकलीफ उत्पन्न कर रहा है, आप ढूंढना चाहते हो कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो बात और होती है। लेकिन यहाँ पहले ही आप लोग एक प्रेम का खिंचाव था, अभी वाले इमोशन से ही पूरा नहीं लड़ पा रहे हो, अभी हम इस पे पीएलआर कर दें तो इस जन्म का रिलेशन तो पता ही है, वो 10-12 साल का, पिछले जन्म का रिलेशन भी याद आ जाएगा। तो इसमें तो आप जो आपकी धर्मपत्नी से आपने जो वादा किया है ना, आप उसको तोड़ने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि जब हम ऐसे बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो जो हम ना क्या होता है, इमोशंस क्या तो फिर ना मजबूर होने लग जाते हैं। तो समझदारी इसी चीज के अंदर है कि हम अपने मन की ऐसे केस के अंदर न सुन करके अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हम समझें कि हमारे आज के जीवन की सच्चाई क्या है और आज का जो हमारा सुखी जीवन चल रहा है उसको ज़बरदस्ती हम तहस नहस ना कर दें। एक ये पॉइंट भी सामने आया था दोस्तों कि अगर ऐसा होना था तो भाई वो कन्या फिर मेरे जीवन में आई ही क्यों, या चलो पहले आकर के वो चली गई तो अब उसकी एंट्री दोबारा मेरे जीवन में क्यों हुई है। तो इसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य हमने प्यारे भाई को बता दिया। हमने भाई को समझाया कि देखो प्यारे भाई, वो जो कन्या है अपने परिवार के अंदर खुश नहीं है और पहले भी उस कन्या का आपसे विवाह इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उस कन्या ने कोई भी इनिशिएटिव अपनी फैमिली में नहीं लिया था। आप तो ले रहे थे,
उसने तो बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं लिया था। तो एक तो उसके मन में उस बात का गिल्ट होगा और गिल्ट को वो भूल चुकी होगी, लेकिन जो उसके पारिवारिक जीवन के अंदर इतने वर्षों से जो समस्या चल रही है उसकी वजह से वो चीज प्रबल हो गई होगी। वो कन्या सोचती होगी अपने मन के अंदर कि काश आप उनके हो जाते, काश आप उनके पति हो जाते, काश आप उनको मिल जाओ। वो कन्या तो पहले से ही ये भावना अपने मन में लेकर के चल रही होगी कई सालों से। और वो कन्या, देखो हर आत्मा के पास मैनिफेस्ट करने की पावर होती है। उस आत्मा ने अपनी आत्मिक शक्ति से इस चीज को मैनिफेस्ट कर लिया और जो फिर है मतलब आप दोनों का मिलना आपस में हो गया। तो क्या उस कन्या की भावना है? तो उस कन्या की भावना बिल्कुल है। और यहां पर इस भाई ने इस बात को कंफर्म भी किया कि हाँ, मुझे उस कन्या की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो एक इस प्रकार का रिलेशन भी मेरे साथ इनिशिएट करना चाहती है, प्रेम की तरफ आगे दोबारा बढ़ना चाहती है। इन लाइंस पे वो बहुत बातें करती है, अपनी परेशानियां बताती है। तो हमने कहा कि भाई देखो, ये जो ज़रूरत है और ये जो सब कुछ है ये उस कन्या की तरफ से है। देखो वो कन्या दुखी, कोई भी माता कोई भी बहन अपने जीवन के अंदर दुखी होगी तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है इस बात को कहने का, लेकिन भाई कोई चीज़ होती है हमारे हाथ में होती है। अगर आप आज कुंवारे होते ना, मान लो कुछ ऐसा होता आपने कभी शादी नहीं की होती और वो कन्या आपको इतने समय बाद मिल गई थी और फिर कुछ ऐसा होता, तो आप सोच सकते थे कि चलो ठीक है, फिर कुछ हम ऐसा फ्यूचर देख लेते हैं कि वो मुझसे अब मैरिज कर लें या ऐसा कुछ कर लें। लेकिन ये चीज़ संभव नहीं है। तो भाई को हमने बार 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 यही समझाया कि अपने सुखी परिवार में सुख रहने दो, ज़बरदस्ती दुख का आवाहन नहीं करो। सामने वाली आत्मा को ज़रूरत है, वो तो मैनिफेस्ट करेगी ही, वो आत्मा तो आपको खींचेगी ही, क्योंकि वो आत्मा भी जानती है कि आपसे अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, आपसे अच्छा पुरुष नहीं मिलेगा, है ना। वो प्रेम की जो पवित्रता थी दोनों के बीच में, वो पवित्रता कहीं नहीं मिलेगी, वो तो बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए वो आपको अपने प्रति खींच रही है। तो अगर आप उस कन्या के प्रति खींचोगे तो उसका तो शायद कुछ, उसको तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन आपका अपना जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए न तो आपको इस केस में PLR कराना चाहिए और न ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमने भाई को कहा कि उनका नंबर ब्लॉक कर दो, फ़ोन उठाना बंद कर दो, कौन सा वो आपको घर मतलब वो जानती हैं कि कहाँ आप रहते हो, क्या करते हो। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आप उनको क्लियरली बोल दो कि भैया देखो, आप मुझे फ़ोन नहीं कीजिए, मेरे अपने पर्सनल जीवन के अंदर जो है इससे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो आप स्टर्न होकर के मना कर दीजिए, लेकिन कुछ भी करके इस चीज़ के अंदर आप आगे नहीं बढ़िए। और IVF में अपना स्पेसिमन देना तो सपने में भी मत कर देना, ये बहुत बड़ा बवाल ले आएगा जीवन के अंदर। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना हो जाएगा और फंस जाओगे, मतलब बहुत फंस सकते हो इससे, और कैसी कैसी चीज़ में फंस सकते हो ये भी आपको नहीं पता है। तो आप इस तरफ न बढ़ें, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दें। दोस्तों यही पूरे जो काउंसलिंग का सेशन है ये उसका सार था। आशा करते हैं दोस्तों कि जो केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। और अगर आपको केस पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली, आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।